दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत अगला चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है अरस्तु, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक और राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व एथेंस से 200 मील दूर मकदूनिया के स्टेगिरा नामक प्रांत में हुआ था, जो कि यूनान का उपनिवेश था और वहाँ सिकंदर के दादा अमिनतास द्वितीय का शासन था। उन्हीं के राज दरबार में अरस्तु के पिता निकोमैक्स राजवैद्य थे और सपरिवार राज दरबार में ही रहते थे। अतः अरस्तु का बचपन राज दरबार में ही बीता। अरस्तु अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। उन्हें शुरू से ही लोग ज्ञान का देवदूत कहते थे। अरस्तु पर उनके पिता का व्यापक प्रभाव पड़ा और वो प्रारंभ से ही जीव विज्ञान की ओर मुड़ गए। आगे चलकर वह जीव विज्ञान के जनक भी बने। जीव विज्ञान में विश्वास करने के कारण उनका दृष्टिकोण सावयवी था। अरस्तु बचपन से ही यथार्थवाद की ओर मुड़ गए। उन्हें दर्शन व आदर्शों से कोई लगाव न था। अरस्तु 18 वर्ष की अवस्था में प्लेटो की अकादमी में भर्ती हुए और अपनी अद्वितीय प्रतिभा के कारण वह प्लेटो के परम शिष्य बन गए। प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा। अरस्तु का झुकाव इतिहास की ओर था और बाद में उसी अकादमी में वह इतिहास के अध्यापक भी बने। जिस समय प्लेटो अपनी अंतिम पुस्तक लाज लिख रहे थे, उस समय अरस्तु उनके काफ़ी करीब थे और इस पुस्तक का अरस्तु पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अरस्तु संविधान, संवैधानिक सरकार, संविधानवाद और विधि के शासन के जनक बने। आगे चलकर अरस्तु ने जब अपना विचार देना प्रारंभ किया तो प्लेटो के विचारों का खंडन होने लगा। अतः प्लेटो ने एक दिन क्रोधित भरे स्वर में कहा, अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो कि अपनी माँ का दूध पी लेने के बाद उसी को लात मार देता है। अरस्तु ने प्लेटो की अकादमी से अलग एक नई अकादमी खोला जिसका नाम था लीसियम रखा। अरस्तु की मृत्यु 62 वर्ष की अवस्था में 322 ईसा पूर्व एथेंस के बाहर बैसिलस नामक स्थान पर हुआ। अरस्तु ने ऐतिहासिक पद्धति, आगमन पद्धति, प्रयोजनमूलक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तु पहले विचारक हैं जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया और राजनीति का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया। अतः अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक बने। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम राजनीति शब्द का प्रयोग किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स है। प्लेटो व अरस्तु में समानता व असमानता। प्लेटो और अरस्तु दोनों प्राचीन काल के चिंतक हैं और एक ही नगर राज्य के बारे में दोनों ने चिंतन किया है।
और दोनों ने आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। दोनों ने राज्य को एक साध्य के रूप में देखा और व्यक्ति को एक साधन के रूप में। दोनों में निम्न समानता है। नंबर 1, दोनों आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। नंबर 2, दोनों का मानना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। नंबर 3, दोनों राज्य और व्यक्ति के बीच सावयी संबंध देखते हैं, अर्थात राज्य को संपूर्ण और व्यक्ति को एक अंश के रूप में मानते हैं। नंबर 4, दोनों राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। नंबर 5, दोनों कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। नंबर 6, दोनों मनुष्य को राजनीतिक व सामाजिक प्राणी मानते हैं। उपर्युक्त समानता के बावजूद दोनों में अंतर है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य भले ही एक हो, लेकिन उसे प्राप्त करने के साधन और पद्धति अलग अलग है। प्लेटो आदर्श राज्य को प्राप्त करने का आदर्शवादी तरीका बताते हैं। उनका दृष्टिकोण दार्शनिक व नैतिक है, जबकि अरस्तु उसी आदर्श राज्य को प्राप्त करने का यथार्थवादी तरीका बताते हैं। इसलिए उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी व वैज्ञानिक है। अरस्तु प्लेटो के परम शिष्य होते हुए भी उनके परम विरोधियों में माने जाते हैं। अतः प्लेटो जहाँ उत्तरी ध्रुव है, वहीं अरस्तु दक्षिणी ध्रुव है। प्लेटो और अरस्तु के बाद कोई ऐसा राजनीतिक विचारक पैदा नहीं हुआ जिस पर इन दोनों का प्रभाव न पड़ा हो। जो प्लेटो का समर्थक बना वह अरस्तु का विरोधी हुआ, और जो अरस्तु का विरोधी हुआ वह प्लेटो का समर्थक बना। मैक्सी ने कहा है, अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा, यानी मैक्सी ने कहा है कि अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा। अरस्तु का राज्य पर विचार। अरस्तु ने राज्य के वर्णन में उद्देश्य मूलक या प्रयोजन मूलक पद्धति का प्रयोग किया है। अरस्तु उस राज्य और व्यक्ति के बीच सावयी संबंध मानते हैं। वह कहते हैं कि राज्य संपूर्ण है और व्यक्ति उसका एक अंश। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, राज्य व्यक्ति के पूर्व है। अरस्तु कहते हैं कि अगर तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो अंगों से मिलकर अंगी बना है, अर्थात अंश के अभाव में संपूर्ण का निर्माण संभव नहीं है। लेकिन इसे हमें तार्किक दृष्टि से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण पहले है और अंश बाद में, क्योंकि संपूर्ण से अलग अंश का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार शरीर से अलग हाथ अपना विकास नहीं कर सकता, उसी प्रकार राज्य से अलग व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। यहाँ अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, व्यक्ति अपनी आत्मनिर्भरता केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है, और जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है वह या तो पशु है या तो देवता है। अरस्तु ने राज्य के लिए कायोनिया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है पूर्ण एवं आत्मनिर्भर इकाई। अरस्तु कहते हैं कि राज्य इसलिए आया है ताकि वह अपने मनुष्यों के जीवन को बेहतर बना सके। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, राज्य सद्जीवन के लिए पृथ्वी पर आया है और सद्जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व बना रहेगा। अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है
और मनुष्य भी जन्म से एक प्राकृतिक प्राणी है। अरस्तु पुनः लिखते हैं, क्योंकि राज्य पहले आया और व्यक्ति बाद में। राज्य में राजनीति होती है, अतः मनुष्य जन्म से एक राजनीतिक प्राणी है। क्योंकि अरस्तु ने ही राज्य को समाज माना, अतः मनुष्य को स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। परिवार और निजी संपत्ति पर विचार। अरस्तु ने परिवार और निजी संपत्ति पर अपना कौन सा विचार दिए हैं, तो देखते हैं। जहाँ प्लेटो अभिभावक वर्ग अर्थात शासक और सैनिक को परिवार तथा निजी संपत्ति से वंचित कर देते हैं, वहीं अरस्तु परिवार और निजी संपत्ति को महत्व देते हैं। अरस्तु कहते हैं कि परिवार में ही बच्चों को संस्कार मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, अतः परिवार आवश्यक है। अरस्तु कहते हैं कि परिवार पुरुष, स्त्री, बच्चे और दास से मिलकर बना होता है, अतः यही बच्चे आगे चलकर नए परिवार को जन्म देते हैं। इस प्रकार कई परिवार आपस में मिलकर ग्राम को और ग्राम राज्य का निर्माण करते हैं। यहाँ अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, राज्य परिवारों और ग्रामों का समूह है। अरस्तु पितृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व देते हैं। अरस्तु कहते हैं कि स्त्रियों का स्थान घर की चहारदीवारी में है। अरस्तु पुनः लिखते हैं कि पुरुषों की शोभा आदेश देने में और स्त्रियों की शोभा आदेश ग्रहण करने में है। अतः स्पष्ट है कि जहाँ प्लेटो स्त्री पुरुष समानता में विश्वास करते हैं, वहीं अरस्तु स्त्रियों को निम्न दर्जा प्रदान करते हुए पुरुषों को अधिक महत्व देते हैं। अरस्तु परिवार को एक ऐसा स्थान मानते हैं जहाँ रहकर बच्चा अपना स्वतंत्र विकास करता है। अतः अरस्तु का कथन है, परिवार पिंजड़ा नहीं वरन घोंसला है। ध्यान रहे कि अरस्तु परिवार को राज्य की प्राथमिक इकाई मानते हैं। वह कहते हैं कि एक अच्छा परिवार ही एक अच्छे ग्राम का निर्माण कर सकता है और अच्छा ग्राम आदर्श राज्य का निर्माण कर सकता है। निजी संपत्ति पर विचार। अरस्तु ने निजी संपत्ति के विषय में क्या कहा है, तो देखते हैं। अरस्तु निजी संपत्ति को न केवल व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा मानते हैं, वरन परिवार के भरण पोषण और अतिथियों के सत्कार के लिए भी आवश्यक मानते हैं। उस समय यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था और कृषि से प्राप्त संपत्ति प्राकृतिक संपत्ति मानी जाती है, क्योंकि इसके उत्पादन में प्रकृति का योगदान होता है। अरस्तु इसी संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा मानते हैं। वह कृत्रिम संपत्ति को अस्वीकार करते हैं। कृत्रिम संपत्ति वह संपत्ति होती है जो संपत्ति के द्वारा कमाई जाती है। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है, सूद लेना वित्तोपार्जन का सबसे घृणित उपाय है। अरस्तु संपत्ति के निम्नलिखित 3 रूप को मानते हैं। नंबर 1, सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग। नंबर 2, सार्वजनिक स्वामित्व व वैयक्तिक उपभोग। नंबर 3, वैयक्तिक स्वामित्व व सार्वजनिक उपभोग। अरस्तु उपर्युक्त में से तीसरे को सर्वाधिक महत्व देते हैं, अर्थात संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो सकता है, लेकिन उसका उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। यही गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी है।
ध्यान रहे कि अरस्तु संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास का तो हिस्सा मानते हैं, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं करते हैं कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति व्यक्तित्व को नष्ट कर देती है। यहाँ अरस्तु का कथन है, आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है। दास प्रथा संबंधी विचार, यानी अरस्तु ने दास के विषय में क्या कहा है, तो देखते हैं। दास प्रथा यूनानी अर्थव्यवस्था की आधार थी। दासों को खरीदा और बेचा जाता था। प्लेटो ने दास प्रथा पर तो मौन साध लिया, लेकिन अरस्तु ने इस पर खुलकर समर्थन किया। अरस्तु ने दासता को प्राकृतिक मानते हुए इसे उचित ठहराने का प्रयास किया। अरस्तु दासों का प्रयोग घरेलू काम धंधों में करने के पक्षधर थे। वह खेती बाड़ी व अन्य कार्यों में दासों का प्रयोग नहीं करना चाहते। अरस्तु ने प्राकृतिक दास और कानूनी दास में अंतर किया है। कानूनी दास वह होते हैं जो युद्धबंदी हैं। अरस्तु यह भी कहते हैं कि दासों के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए और बुद्धिजीवी दासों को दासता से मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अरस्तु ने निम्नलिखित 3 आधार पर दासता को उचित ठहराया है। नंबर 1, दासता प्राकृतिक है, अर्थात कुछ लोग जन्म से बुद्धिमान व विवेकवान होते हैं और वह स्वामी बनने के लिए जन्म लेते हैं, जबकि कुछ लोग जन्म से ही विवेकहीन व मूर्ख होते हैं और वह दास बनने के लिए जन्म लेते हैं। अतः दासता जन्मजात है। नंबर 2, दासता स्वामी और दास दोनों के हित में है। स्वामी के हित में इसलिए है क्योंकि स्वामी शासकीय कार्यों से जब अवकाश या छुट्टी प्राप्त करके घर आएगा तो वह घरेलू काम धंधों से मुक्त रहेगा और अपने समय को वह चिंतन, अध्ययन तथा शासन कार्यों को बेहतर बनाने में विचार विमर्श करेगा। अरस्तु कहते हैं कि जिस प्रकार बीड़ा आदि वाद्य यंत्रों के अभाव में उत्तम कोटि की संगीत उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसी प्रकार दासों के अभाव में स्वामी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। यह दास के लिए हित में है, क्योंकि मूर्ख दास जब स्वामी के संपर्क में रहेंगे तो उनकी भी बुद्धि और विवेक का विकास हो जाएगा। अरस्तु का कथन है कि जिस प्रकार माता पिता के अभाव में बच्चों का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार से बौद्धिक रूप से शिशुवत इन दासों का भी स्वामी के अभाव में विकास नहीं हो सकता। नंबर 3, दासता सामाजिक हित में है। अरस्तु कहते हैं कि जब स्वामी और दास दोनों अपने अपने निर्धारित कार्य करेंगे तो समाज का हित स्वमेव हो जाएगा। नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार, यानी अरस्तु नागरिक के विषय में क्या कहते हैं। यूनानी नगर राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बोलबाला था, जिससे नागरिकों की सहमति से ही सरकार राजकीय और न्यायिक कार्य करती थी। अरस्तु ने केवल 10% लोगों को ही नागरिक की श्रेणी में रखा, 90% गैर नागरिक थे। स्त्रियों, बच्चों, दासों और विदेशियों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। अरस्तु कहते हैं कि किसी राज्य में जन्म ले लेने से या वहाँ निवास कर लेने से कोई वहाँ का नागरिक नहीं हो जाता। नागरिक उसे माना जाता है
जो राजकीय और न्यायिक कार्यों में भाग लेता हो। अरस्तु का न्याय सिद्धांत, यानी अरस्तु न्याय के सिद्धांत पर क्या कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि न्याय सदाचार का पर्याय है और इस संसार में एक पूर्ण एवं सदाचारी व्यक्ति का मिलना संभव नहीं है, इसलिए पूर्ण न्याय संभव नहीं है। अरस्तु केवल विशेष न्याय पर जोर देते हैं। केवल शाब्दिक अर्थ है प्रत्येक को उसका उचित भाग मिल जाना। अरस्तु विशेष न्याय को निम्नलिखित दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1, वितरण न्याय या आनुपातिक न्याय। इसका संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों से है। इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा करते हैं और उसे धन देता है, और उसी अनुपात में राज्य उसे पद, सम्मान और पुरस्कार देता है। एक प्रकार से यहाँ वितरण का आधार योग्यता है। 20वीं शताब्दी में जॉन रॉल्स ने वितरण न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लोक कल्याणकारी राज्य में भी वितरण न्याय को महत्व दिया जाता है, लेकिन उसका आधार योग्यता न होकर आवश्यकता होती है। नंबर 2, सुधारात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय। इसका संबंध समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों से है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए संविदा या समझौते को तोड़ता है या उसके मान सम्मान व संपत्ति पर आक्रमण करता है, तो राज्य उस व्यक्ति को दंड देकर समाज को सुधारने का प्रयास करता है। प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत में मुख्यतः दो अंतर हैं। नंबर 1, प्लेटो का न्याय स्वकर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक या कर्म मूलक है। नंबर 2, प्लेटो का न्याय विशुद्ध नैतिक है, जबकि अरस्तु का न्याय कानूनी होते हुए नैतिक है। राज्य और संविधान का वर्गीकरण। इसे राज्य, संविधान, शासन प्रणाली, सरकार का वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अरस्तु ने राज्य का आधार संविधान बताया। इन्होंने राज्य के वर्गीकरण को ही संविधान का वर्गीकरण माना है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता का निवास संविधान में है और राज्य के पदों का संगठन या वर्गीकरण का उल्लेख भी संविधान में है। अतः संविधान को समझ लेने से राज्य को समझा जा सकता है। अरस्तु के समय यूनानी नगर राज्य में शासन प्रणाली की अस्थिरता का दौर था। इसलिए अरस्तु चाहते थे कि एक ऐसी शासन प्रणाली स्थापित हो जो स्थिर हो। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस अध्ययन में इसने ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तु ने अध्ययन के बाद बताया कि केवल 3 प्रकार की शासन प्रणाली है और इसमें से कोई भी प्रणाली स्थिर नहीं है, बल्कि एक प्रकार की प्रणाली दूसरे प्रकार की प्रणाली में बदल जाती है। इस प्रकार अरस्तु ने शासन प्रणाली के चक्राकार नियम का प्रतिपादन किया। अरस्तु ने वर्गीकरण के लिए संख्या और आधार 2 मापदंड तय किया है। अरस्तु ने प्रजातंत्र को भीड़तंत्र या भ्रष्टतंत्र के रूप में व्यक्त किया है। अरस्तु ने संवैधानिक तंत्र या मध्यम वर्ग तंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। उनका कहना है कि यदि सत्ता अमीरों के हाथ में होगी तो वह अत्याचारी होंगे,
और यदि सत्ता अत्यधिक गरीबों के हाथों में होगी तो वह भ्रष्ट होंगे। इसलिए सत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जो न अत्यधिक धनी हो और न ही अत्यधिक निर्धन। ऐसे वर्ग को अरस्तू ने मध्य वर्ग तंत्र कहा है और इसी शासन को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अरस्तू ने इसे स्वर्णिम मध्यमान ए गोल्डन मीन का सिद्धांत कहा है। अरस्तू का क्रांति संबंधी विचार। अरस्तू ने क्रांति के संबंध में क्या कहा है तो देखते हैं। अरस्तू ने जिस क्रांति की चर्चा किया है उसका स्वरूप परंपरागत है, क्योंकि जिस रूप में आज क्रांति को परिभाषित किया जाता है उस रूप में अरस्तू ने क्रांति पर विचार नहीं दिया है। क्रांति आधुनिक काल की देन है। 1649 की खूनी क्रांति जो कि इंग्लैंड में हुई थी विश्व की पहली क्रांति है। आज क्रांति का अर्थ है आमूल-चूल परिवर्तन, जबकि अरस्तू ने क्रांति को परिवर्तन के अर्थ में परिभाषित किया है। अरस्तू के अनुसार संविधान या राजसत्ता में होने वाला प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन क्रांति है। अरस्तू कहते हैं कि यद्यपि प्रत्येक प्रकार की शासन प्रणालियों में क्रांति के अलग अलग कारण हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य कारण हैं जो सभी प्रकार की शासन प्रणाली में समान रूप से पाया जाता है। ये कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विषमता और अन्याय। अरस्तू इसे सर्वश्रेष्ठ कारण मानते हैं और कहते हैं कि जिस राज्य में विषमता और अन्याय का बोलबाला है उस राज्य में क्रांति अवश्य होगी। यहाँ अरस्तू का प्रसिद्ध कथन है, विषमता क्रांति को जन्म देती है। नंबर 2, शासक का उद्दंड, बेईमान और भ्रष्ट होना। नंबर 3, शासक का निरंकुश या अत्याचारी होना। नंबर 4, भय एवं घृणा। नंबर 5, निर्वाचन में बेईमानी का होना। नंबर 6, विदेशियों का अधिक मात्रा में होना। अरस्तू कहते हैं कि उपर्युक्त कारण का यदि निवारण कर दिया जाए तो राज्य को क्रांति से बचाया जा सकता है। अरस्तू के आदर्श राज्य की विशेषताएं, यानी अरस्तू ने आदर्श राज्य के विषय में कौन सी बातें कहा है तो देखते हैं। अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो के उप आदर्श राज्य के समकक्ष है। अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की निम्नलिखित विशेषता बताया है। नंबर 1, जनसंख्या। जनसंख्या इतनी अधिक न हो कि राज्य आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके, लेकिन जनसंख्या इतनी कम भी न हो कि वह अपनी सुरक्षा न कर सके। अरस्तु ने आदर्श राज्य में 1 लाख की जनसंख्या पर्याप्त बताया या 10,000 नागरिक होने चाहिए। नंबर 2, भू क्षेत्र। यह जल मार्ग और स्थल मार्ग से लगा होना चाहिए। नंबर 3, नागरिकों को चरित्रवान होना चाहिए। अरस्तु कहते हैं कि चारित्रिक श्रेष्ठता ही राज्य का आधार है। नंबर 4, परिवार और निजी संपत्ति। नंबर 5, सरकारी शिक्षा। नंबर 6, संविधान का वर्गीकरण। अरस्तु के बाद का चिंतन। अरस्तु की विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप यूनानी नगर राज्य में एपिक्यूरियन और स्टोइक की विचारधारा का जन्म हुआ। यह विचारधारा उपयोगितावाद में विश्वास करती थी। उपयोगितावाद का विचार सर्वप्रथम प्राचीन काल में यहीं मिलता है, जहाँ प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना तथा राज्य को साध्य मानते हुए व्यक्ति को साधन के रूप में देखा और कहा कि
व्यक्ति अपना सब कुछ केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। राज्य से अलग व बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके विपरीत एपिक्यूरियन विचारधारा ने राज्य की जगह व्यक्ति को महत्व दिया और कहा कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने किया है। एपिक्यूरियन विचारधारा क्योंकि उपयोगितावाद में विश्वास करती है, इसलिए अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को महत्व देती है। इसका मानना है कि राज्य एक उपयोगी संस्था है और राज्य को वही कार्य करना चाहिए जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुखों के अनुकूल हो। अतः राज्य का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा और व्यक्ति का महत्व बढ़ने लगा। रोमन साम्राज्यवाद। अरस्तु के देहावसान के बाद यूनानी नगर राज्य का अंतिम चिंतक समाप्त हो गया। यूनानी नगर राज्य अंतःकलह का शिकार हो गया और धीरे धीरे वह कमज़ोर पड़ने लगा। इसके फलस्वरूप रोमनों ने उस पर आक्रमण किया और यूनानी नगर राज्य को नष्ट कर दिया तथा उसे रोमन साम्राज्य में मिला लिया। रोम सारी सभ्यता का केंद्र बना। विभिन्न जातियों, धर्मों और रीति रिवाजों को मानने वाले लोगों के लिए एक विस्तृत कानूनी प्रणाली का आविष्कार किया, जो कि यूनानी नगर राज्य से आगे निकल जाने का संकेत करती है। रोमनों ने बहुत कुछ यूनानियों से ही सीखा। रोमन साम्राज्य में कानूनी व्यक्तित्व तथा जनता की संप्रभुता के महत्व को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। रोमनों ने सकारात्मक कानून की अवधारणा रखी। अतः स्पष्ट है कि जहाँ यूनानियों ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया था, वहीं रोमनों ने व्यक्ति के महत्व को स्थापित किया तथा राज्य को मानव निर्मित माना और एक कृत्रिम संस्था के रूप में देखा। कोलेवियस, सिसरो और सेनेका इस काल के चिंतकों में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से अरस्तु का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका हर एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। थैंक यू।